गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 5 मई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में है। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आज मैं 29 अप्रैल से 5 मई का वीकली पीडीएफ डाल दूंगा और इसके अलावा शाम को हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के क्विज भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जापान ने फाइनल में उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार पुरुष एएफसी अंडर 23 एशियाई कप जीता। एक फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। जापान ने इससे पहले 2016 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। तो इस बार एशियाई अंडर 23 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? जापान ने जीता है। किसको हराकर? उज्बेकिस्तान को हराकर। और जापान का ये सेकंड टाइटल है। इससे पहले 2016 में जापान इसको जीत चुका था। देखिए, एक थोड़ी उज्बेकिस्तान अभी लगातार चर्चा में है। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ अभी एक डिफेंस एक्सरसाइज किया था, नाम था डस्ट लेक। ये इंपॉर्टेंट है। डस्ट लेक का ये 5th एडिशन था या 5वां संस्करण था, इसको भी आप याद रखिएगा। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? ताशकंद। ठीक है, ताशकंद में ही जो भारतीय सेना के लीडर वहां पर गए थे, उन्होंने वहां पर एक आईटी लैब भी इनॉग्रेट की है उज्बेकिस्तान में ही। तो उज्बेकिस्तान इस वजह से अभी चर्चा में था। आगे चलते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी, इंग्लिश में इसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। इन्होंने 2 मई 2024 को जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट, जिसका नाम है इकोनॉमिक आउटलुक। देखिए, दो आती है। एक आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वो आती है आईएमएफ की। जो खाली इकोनॉमिक आउटलुक है वो है ओईसीडी की। और एक आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, वो आती है वर्ल्ड बैंक की। तीनों को याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स वर्ल्ड बैंक और खाली इकोनॉमिक आउटलुक ओईसीडी। 2024-25 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने आर्थिक विकास दर के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.6% कर दिया। तो इस बार भारत की जो इकोनॉमी है वो इस रिपोर्ट का मानना है कि 6.6% की वार्षिक दर से ग्रो करेगी। अब बात करते हैं इसमें टोटल कितने मेंबर हैं। ओईसीडी में वर्तमान में 38 मेंबर हैं और लेटेस्ट जो इसमें मेंबर लास्ट बना है वो 2021 में बना था, कोस्टा रिका, जो एक सेंट्रल अमेरिकन नेशन है। आपने देखा होगा मैक्सिको के नीचे जो कंट्री पड़ती है, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, वहां पर आपको कोस्टा रिका दिखाई देगा। चीन, भारत और रूस इसके सदस्य नहीं है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चाइना, इंडिया और रूस इसके मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1961 में की गई थी। तो इस सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, हेडक्वार्टर और स्पेशली रिपोर्ट का नाम। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की, जिसका नाम नक्षत्र सभा रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं आपका एस्ट्रोनॉमिकल एक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड पर्यटन ने नई पहल ये शुरू की है। नाम है इसका नक्षत्र सभा। और उत्तराखंड में देखिए अभी 2 से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट अभी न्यूज में है भीमताल लेक। भीमताल लेक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैं उन्होंने भीमताल लेक से ही पानी उठाकर उत्तराखंड के जंगलों में लगी हुई आग को बुझाने का प्रयास किया है। वर्तमान में आप देखेंगे उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है, तो भीमताल लेक से पानी उठाया गया था आग को बुझाने के लिए। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड भारत का दूसरा राज्य बन गया है, सेकंड स्टेट बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। फर्स्ट स्टेट कौन सा है आपका? गोवा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो जिक्र है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। बात करें अगर यूसीसी की, तो उत्तराखंड सरकार ने कौन सी समिति की सिफारिशों पर यूसीसी लागू किया है? तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इनकी सिफारिशों पर या इनकी कमेटी की सिफारिशों पर यह यूसीसी लागू किया है। इस वजह से उत्तराखंड अभी चर्चा में है। गाजा संकट को कवर करने वाले फलिस्तीनी पत्रकारों को उनके समर्पण के लिए और एकजुटता और मान्यता के प्रदर्शन के रूप में 2024 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। गाजा में लगातार जो हमास के ऊपर इसराइल ने अटैक किए तो उसको फलिस्तीनी पत्रकारों ने कवर किया है। उन सभी को जॉइंट रूप से ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया गया है। बात करें अगर यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना 1946 में की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस के पेरिस में।
एचडीएफसी लाइफ ने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट इस नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो लाइफ इंश्योरेंस जल्दी देने के लिए एचडीएफसी के द्वारा ये एक पहल शुरू की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो हाल ही में आपसे पूछ सकता है, यूपी का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ने कौन से जिले के 8 स्टेशनों का नाम बदलने की मंजूरी दी है। तो अमेठी के 8 जिलों का नाम बदलने की 8 स्टेशनों का नाम बदलने की मंजूरी दी है। इसमें देखिए कासिमपुर हाल्ट का नाम क्या कर दिया गया है, जॉयस सिटी। जॉयस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम, पानी का नाम स्वामी परमहंस, मिसरौली मां कालिकन धाम, निहालगढ़ महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज अहोरवा भवानी धाम, वारिसगंज अमर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज को तपेश्वर नाथ धाम का नाम दिया गया है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अमेठी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का है, इसलिए मैं इसका मैप आपको दिखा देता हूं ताकि हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये है आपका अमेठी। अमेठी अपना किस किस से बॉर्डर करता है, बाराबंकी से, फैजाबाद से, सुल्तानपुर से, प्रतापगढ़ से और रायबरेली से। इन 4-5 जिलों से ये बॉर्डर करता है। अमेठी के अगर हेडक्वार्टर की बात करें, अमेठी का हेडक्वार्टर है आपका गौरीगंज में। ठीक है, क्योंकि कभी कभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जिलों के हेडक्वार्टर पूछ लेता है, तो अमेठी का हेडक्वार्टर गौरीगंज में है। इसलिए फेमस है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यहाँ पर प्लांट है पूरा कोरबा में। कोरबा आपका अमेठी में पड़ता है। और एक और सुना होगा आपने, काफी फेमस संत रहे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी मजार भी यहीं पर स्थित है। माना जाता है कि अमेठी के ही जायस गांव से ये संबंधित थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी की मजार भी आपको यहीं पर मिलेगी। तो ये आपने देख लिया अमेठी का मैप। आगे चलते हैं। भारत के कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और नेपाल के महालेखा परीक्षक ने ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ऑडिटिंग में नेपाल के साथ भारत ने एक टाई अप किया है। तो दोनों देश इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनकी उसको साझा करेंगे। इससे पहले ऑडिटिंग में भारत ने बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया के साथ भी भारत ने एक समझौता किया है अभी कुछ दिन पहले, वो भी करंट में चर्चा में था। तो दोनों आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेपाल ने अभी एक पहला रेनबो टूरिज्म फेस्टिवल, ठीक है, एक मैंने आपको पहले भी कवर किया था, ये नेपाल का पहला इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन था जो नेपाल ने अभी आयोजित किया था कि उनका जो देश है वो LGBTQ के जो टूरिस्ट है उनके लिए काफी सेफ है। ठीक है, तो पहला इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहां पर हुआ था, नेपाल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए भद्रा टाइगर रिजर्व अभी चर्चा में है, इसलिए मैंने इसको डाला है। भद्रा टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है, यहां पर जो टूरिस्ट का इनफ्लो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब जो इकोसिस्टम है, इको सेंसिटिव जोन है, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंच रहा है, इस वजह से चर्चा में था। अगर बात करें भद्रा टाइगर रिजर्व की तो ये कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित है। आपको पता है पश्चिमी घाट जो है वेस्टर्न घाट है, एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। यह अद्वितीय है क्योंकि यह कई पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इसका अपवाह भद्रा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। उसी के नाम पर इसका नाम भद्रा टाइगर रिजर्व पड़ा है क्योंकि यहां से भद्रा रिवर फ्लो करती है। कर्नाटक के अन्य टाइगर रिजर्व की बात करें तो कर्नाटक में बांदीपुर है, नागरहोल है, डंडेली अंशी है और बिलिगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व है। देखिए इसको BIT भी बोला जाता है क्योंकि यहां पर एक बहुत फेमस इसके अंदर मंदिर है, रंगनाथ स्वामी मंदिर, इसीलिए इसको बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम मैप में देखने की कोशिश करेंगे तो मैं वो भी दिखा देता हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो डंडेली अंशी, इसको देखिए कली टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका भद्रा है जो न्यूज में है, बिलिगिरी रंगनाथ टेम्पल जो मैंने आपको बताया, नागरहोल है और इसके अलावा बांदीपुर। तो ये सारे टाइगर रिजर्व आपके कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में डेयरी कॉलोनियों में ऑक्सीटोसिन के बड़े पैमाने पर उपयोग के खिलाफ कार्रवाई दर्ज करने को कहा है। तो देखिए ऑक्सीटोसिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है या जिसको हिंदी में आप पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है। और देखिए जब जानवर होते हैं, जानवरों में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसका बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा इसको बैन भी किया जा चुका है, ठीक है, जानवरों में, क्योंकि दूध वगैरह में इसके बहुत ज्यादा ये, ताकि जानवरों की जो दूध देने की कैपेसिटी है वो इससे बढ़ जाती है। इसको लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लव हार्मोन, ये आप याद रखिए।
भारतीय उच्चायुक्त ने त्रिनकोमाली तेल टैंक फार्म का दौरा किया, श्रीलंका के साथ गहरे आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डाला। तो आपका त्रिनकोमाली जो है ये बंदरगाह है, एक पोर्ट है, कहां पर है, श्रीलंका में। और श्रीलंका का मैंने आपको कल एक और बताया था, कांके संथुराई, ठीक है, कांके संथुराई बंदरगाह भी लगातार चर्चा में है श्रीलंका में। श्रीलंका का जो जाफना वाला एरिया है नॉर्थ श्रीलंका में या उत्तरी श्रीलंका में, वहां पर ये पड़ता है। इसके अलावा और कौन कौन से पोर्ट है श्रीलंका में, कोलंबो है, गाल है और हम्बन टोटा है। ये सारे पोर्ट श्रीलंका के चर्चा में रहते हैं। उत्तर कोरिया ने हाल ही में जापान सागर, जिसे पूर्वी सागर भी कहा जाता है, इसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने देखिए अभी और मिसाइलों का टेस्ट किया था, उसका नाम था प्योलॉजी 1-2। इन दो मिसाइलों का टेस्ट भी नॉर्थ कोरिया ने किया है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम मैप में देखें तो ये है आपका सी ऑफ जापान, जिसको ईस्ट सी भी बोला जाता है, ठीक है। अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बात करें तो इनको कौन सी लाइन अलग करती है, तो इनको 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अलग करता है, या 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश अलग करता है, जिसको 38 समानांतर या 38 पैरेलल लाइन भी बोला जाता है। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग है, साउथ कोरिया की क्या है, सियोल है। अगर बात करें जापान की, तो जापान मुख्य रूप से 4 आइलैंड से मिलकर बना है। तो अगर उत्तर से, नॉर्थ से साउथ की बात करें तो कौन कौन से हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। बात करें तो होन्शु इसमें लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। और होन्शु में ही देखिए बहुत फेमस प्लेन है या मैदानी इलाका है जो आपका यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है, कैंटो प्लेन, ठीक है। कैंटो प्लेन आपका होन्शु में ही पड़ता है, जो जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। जापान को आपको पता ही होगा लैंड ऑफ द राइजिंग सन या उगते सूर्य का देश भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाने के लिए भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया। तो ठीक है, रन फॉर सन यानी सूर्य के लिए दौड़े, एक तरह से सोलर एनर्जी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये रेस आयोजित की गई थी। कहां पर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जेएलएन स्टेडियम, नई दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को। इसके अलावा देखिए जो सूरज है हमारा वो रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। तो अभी IREDA को, माफ कीजिए, IREDA को अभी नवरत्न का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। अब भारत में टोटल जो नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हो गए हैं वो टोटल 17 हो गए हैं। जो सार्वजनिक उपक्रम है टोटल 17 है जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को अभी हाल ही में दर्जा मिला है, ठीक है। तो यही सारे करंट अफेयर्स हमारे चर्चा में थे। शाम को पूरे वीक का हम क्विज देखेंगे, वो आपका रिवीजन में काफी आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।